अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आइए सबसे पहले बताते हैं देहरादून की बड़ी अपडेट जिसमें आपसी रंजिश में गोलियां चली हैं। 3 लड़कों को गोली लगी है यहां पर और 3 लड़कों को गोली मारी गई है। इस घटना में आपको बता रही हैं जिसमें एक लड़के की मौके पर मौत हो गई है, 2 लोग घायल भी हुए हैं। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों को। थाना रामपुर के डोभाल चौक की घटना है। गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी, एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। उत्तरकाशी से खबर है जहां पर डोडीताल ट्रैक पर गए 2 स्थानीय ट्रैकर्स में से एक की मौत हो गई है। झांसी से 1 किलोमीटर मांझी से 1 किलोमीटर पहले हार्ट अटैक से ट्रैकर की मौत हुई है। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ वन विभाग पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं, जिसके बाद ट्रैकर के शव को उत्तरकाशी लाया गया है। मृतक ट्रैकर पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। 19 जून तक पड़ेगी भीषण गर्मी। मौसम विज्ञान केंद्र का ये पूर्वानुमान है। मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। पहाड़ में गर्मी का प्रकोप, लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां सीएम धामी पेयजल और जंगल की आग को लेकर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे देते हैं कि सीएम धामी विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि कुछ दिन पहले अल्मोड़ा के बिनसर में जंगल की आग में झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई थी, कुछ लोग घायल हुए थे। ऐसे में आज की समीक्षा बैठक काफी अहम मानी जा रही है। खबर देहरादून से, जहां पर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री धामी, संगठन महामंत्री शामिल हुए हैं। ये जानकारी आपको दे देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बैठक में सभी को आने वाले दिनों के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई है। लोकसभा चुनाव में काम करने वाले कमेटी के सभी सदस्यों का धन्यवाद दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब आगामी चुनाव जीतने के लिए सब मिलकर काम करें। प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है। उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। बीजेपी ने मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दोनों क्षेत्रों के सांसदों को सौंप दी है। बद्रीनाथ सीट का जिम्मा पौड़ी गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी को दिया गया है, तो मंगलौर सीट में चुनाव का जिम्मा हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया है। मंत्री धन सिंह रावत को बद्रीनाथ सीट पर इलेक्शन मैनेजमेंट प्रभारी बनाया गया है। मंगलौर में ये जिम्मेदारी पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद को सौंपी गई है। उस क्षेत्र के लोकसभा के सांसद हैं और अनिल बलूनी जी को मैंने पौड़ी लोकसभा के अंदर बद्रीनाथ विधानसभा के पालक के रूप में उनको दायित्व दिया है और त्रिवेंद्र जी को मंगलौर के विधानसभा के पालक के रूप में रहेंगे। पूरा चुनाव उनकी देखरेख में होगा, उनके नेतृत्व में होगा और बद्रीनाथ और मंगलौर सीट इस बार हम अच्छे मतों से जीतें, इसके लिए वो रात दिन पूरे उस क्षेत्र में प्रयास करेंगे। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। कांग्रेस आज बद्रीनाथ और मंगलौर के लिए उम्मीदवार घोषित कर सकती है। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी पहले ही अपने कैंडिडेट मैदान में उतार चुकी है।
और अब आज कांग्रेस भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। टिहरी से खबर, जहां टिहरी दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर बैठक की है। इस बैठक के दौरान हरीश रावत ने कहा है कि टिहरी के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद हमें जनता ने स्वीकार नहीं किया है। अब लोकसभा चुनाव में हार के कारणों को लेकर मैंने टिहरी से मंथन की शुरुआत की है और लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा कर रहा हूं। क्योंकि टिहरी में कांग्रेस ने बहुत किया है। यहाँ टिहरी में जितने भी माइलस्टोन हैं, जिनको टिहरी के लोग गर्व के साथ बताते हैं कि हमारी टिहरी में ये है, ये सारे माइलस्टोन जो है कांग्रेस के समय में हुए हैं, जब कांग्रेस की सरकारें थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इतनी बुरी स्थिति क्यों? 10 जुलाई को मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग होनी है। अब वहीं बीजेपी के उम्मीदवार करतार सिंह भडाना ने जीत का दावा किया है। भडाना ने कहा है कि हाईकमान ने जो भरोसा उन पर जताया है वो उस पर खरे उतरेंगे और जनता की सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए काम करेंगे। सर, हमारी पार्टी ने जो विश्वास किया उसमें पूरे होंगे, लेकिन जो मेरी जनता मुझ पे विश्वास करेगी ना उत्तराखंड की, मैं भी उस पर पूरा उतरूंगा। और मंत्री और संतरीन से ही कोई बात नहीं होती है, आदमी में बल होना चाहिए, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ करता है। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को धरातल पर उतारना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है। स्थानीय व्यापारी जमीन अधिग्रहण और इमारतों के ध्वस्तीकरण को लेकर शुरुआत से ही परियोजना के विरोध में रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार में बनने जा रहे हर की पैड़ी कॉरिडोर के लिए अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी है। प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के लिए स्थानीय लोगों और व्यापारियों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन, परियोजना की डीपी तैयार कर रही एजेंसी और स्थानीय व्यापारियों के बीच मीटिंग हुई, जिसमें हर की पैड़ी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रारूप को रखा गया। स्थानीय व्यापारियों ने कॉरिडोर परियोजना को लेकर कई अहम सुझाव दिए। हालांकि कॉरिडोर परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण और उनके व्यापारिक संस्थानों को हटाए जाने की संभावना का व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि हरिद्वार के मौजूदा स्वरूप को बरकरार रखकर अगर श्रद्धालुओं और लोगों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जाती है तो हर वर्ग उसका स्वागत करेगा। सरकार द्वारा जो परियोजना लागू की जाने की, डीपीआर बनाने की जो कार्यक्रम चल रहा है, हमने एक सूत्रीय कार्यक्रम कहा उसमें कि अब बिना तोड़फोड़ के अगर आप कोई योजना बनाएंगे तो हम स्वागत करेंगे, अगर तोड़फोड़ होगी तो हम उसका विरोध हर स्तर तक जाकर करेंगे, क्या किसी भी स्तर तक जाए। देखिए, हम लोगों के मुख्यतः जो सुझाव रहे वो शहर के डेवलपमेंट को इस प्रकार से किए जाने के सुझाव थे जिसमें स्थानीय जनता का नुकसान कम से कम हो, स्थानीय व्यापारियों का नुकसान कम से कम हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि स्थानीय व्यापारियों और सभी स्टेक होल्डर्स से राय मशवरा करने के बाद ही परियोजना की डीपीआर तैयार की जाए। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि व्यापारियों के साथ पहली मीटिंग की गई है, आगे भी हितधारकों के साथ इस तरह की समन्वय मीटिंग की जाएंगी और उसकी राय को योजना में शामिल किया जाएगा। जो 3 कंपनियां हैं जो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो उन लोग के साथ हम लोगों ने मीटिंग करवा दी है और सारे व्यापारियों के साथ लगातार वो संपर्क में रहेंगे और 1 to 1 अपना वार्ता भी करेंगे। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर में हर की पैड़ी क्षेत्र का विस्तारीकरण के साथ साथ अन्य कई जन सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए काम होना है। सरकार की ओर से डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति भी कर दी गई है। हालांकि हरिद्वार के व्यापारियों को विश्वास में लिए बिना परियोजना को धरातल पर उतारना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, ऋषिकेश एम्स में एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है, जहां एक डॉक्टर पर महिला नर्सिंग अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। इसके बाद तो नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल डॉक्टर सस्पेंड कर दिए गए हैं।
ये कितना बदतमीज इंसान है। बेवकूफ औरत, कुछ नहीं समझ में आया। लैंग्वेज सिर्फ इतना गंदा ना मैं भी बोल सकती हूँ। अरे चुप, तू चुप, कहाँ से तू निकल। बेवकूफ लड़की, तू है बेवकूफ, तू है जो तू बोल रहा है तू सब है। अरे यार सब है तू। ऋषिकेश एम्स में बवाल, थप्पड़ का आरोप और जोरदार हंगामा। एक तरफ डॉक्टर है तो दूसरी तरफ अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर। दोनों की गर्मागर्म बहस हो रही है। कहासुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई जिसके बाद तो दोनों ने शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। ये कितना बदतमीज इंसान है। बेवकूफ औरत, कुछ नहीं समझ में आया। लैंग्वेज सिर्फ इतना गंदा ना मैं भी बोल सकती हूँ। अरे चुप, तू चुप, कहाँ से तू निकल। बेवकूफ तू लड़की, है बेवकूफ, तू है जो तू बोल रहा है तू सब है। अरे यार सब है तू। मौके पर दूसरे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम भी है। दोनों को समझाने की भरसक कोशिश हुई, लेकिन दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। कोई भी समझने को राजी नहीं है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। किसी तरह डॉक्टर को वहां से दूसरी जगह ले जाया गया। आप सिर्फ अपने ईगो के बारे में बात करें, मैं पेशेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। हम भी करते हैं डॉक्टर राशिद, हम भी सारे पोस्ट ऑफ पेशेंट लेकर आप आते प्लीज हैं। पेशेंट को ले जाइए यहाँ से। आप क्यों नहीं समझ रहे? उधर मास कैजुअलिटी आई हुई है, आपको कुछ अक्ल है कि नहीं यार? मेरे को है, इधर मैं होती- जिस वार्ड में काम कर रही हूँ है मेरे को अकल। अरे यार ये मुझे पहला पेशेंट लेके ये आया, पर्सनल ईगो का इशू बना रही हो तुम। पेशेंट को यहाँ से ले जाओ प्लीज। मास कैजुअलिटी है, नहीं समझ में आ रहा क्या? घटना शनिवार की बताई जा रही है। आरोप है कि यहाँ डॉक्टर ने महिला नर्सिंग ऑफिसर को चांटा जड़ दिया। वाद विवाद शुरू होने के बाद तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। आरोप है कि रुद्रप्रयाग हादसे में घायल हुए यात्रियों के लिए ऑपरेशन थिएटर को खाली कराया जा रहा था। इसी बात को लेकर डॉक्टर और महिला नर्सिंग ऑफिसर के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। गुस्साए नर्सिंग अधिकारियों ने सीएमएस ऑफिस के आगे प्रदर्शन कर मामले में कार्रवाई की मांग की। फिलहाल डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले दिनों ऋषिकेश का एम्स अचानक चर्चा में आ गया था, जब एक नर्सिंग ऑफिसर पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। इसके बाद तो अस्पताल में काफी हंगामा हुआ। अब एक बार फिर इसी एम्स में बखेड़ा खड़ा हो गया। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए आशीष डोभाल की रिपोर्ट। ये कितना बदतमीज इंसान है। बेवकूफ औरत, कुछ नहीं समझ में आया। लैंग्वेज सिर्फ इतना गंदा ना मैं भी बोल सकती हूँ। अरे चुप, तू चुप, कहाँ से तू निकल। बेवकूफ तू है बेवकूफ, लड़की, तू है जो तू बोल रहा है तू सब है। अरे यार खबर हरिद्वार से, जहां के पथरी थाना क्षेत्र के पतंजलि फूड पार्क के कर्मचारियों में झड़प हो गई, जिसके बाद फैक्ट्री के गेट के बाहर कर्मचारियों के 2 गुटों में आपस में झड़प होती हुई बात ईंट, पत्थर और बेल्ट चलाने तक में चली गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कई दर्जन लोग पत्थर लगने के बाद, बेल्ट लगने के बाद घायल हुए हैं। पथराव होती हुई तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मारपीट की घटना में 2 लोग घायल हुए हैं और बताया ये भी जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करने के दौरान कर्मचारियों में मामूली सी कहासुनी के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया, जिसके बाद देखते ही देखते ये झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। कर्मचारियों के गुट आपस में भिड़ गए। खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड के उद्यान विभाग से है, जहां पर घपले के मामले में सीबीआई कार्रवाई अब कर रही है और कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती घपले की जांच, जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। वहीं अब हरिद्वार में कृषि विभाग में घपलेबाजी की खबर सामने आई है। मंत्रियों के विभागों में घपलों को बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने गंभीरता से लिया है और इस मामले को गंभीर बताते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा है कि इस बात की जानकारी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि मंत्रियों के विभागों की जांच होनी चाहिए ताकि घपले सामने आ सके। मामला तो कोई भी हो गंभीर होता है। पारदर्शिता
और ईमानदारी से समर्पण भाव से काम करने का हमारा संकल्प है। उस दौरान अगर कोई ऐसी वैसी घटना घटती है तो सरकार पर्याप्त उस पर संज्ञान भी लेती है और काम भी करती है। ऐसी कोई भी चीज बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। की भी जांच होनी चाहिए कि इन सारी घटनाओं में मंत्रियों का कितना दोष है। कोऑपरेटिव में जांच होनी चाहिए। जो भर्ती घोटाला हुआ उसमें धन सिंह रावत जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है उसकी जांच होनी चाहिए। इसी तरीके से अन्य विभागों का भी जो विषय है जांच होनी चाहिए। जिले के प्रभारी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यमुनोत्री मंदिर का दर्शन करने के साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया है और यमुनोत्री धाम जाकर सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद मंदिर में यमुना जी के दर्शन पूजन किए हैं। देश प्रदेश के विकास के साथ लोक कल्याण की कामना की है। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री यमुनोत्री धाम में मंदिर समिति के पदाधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात भी की। प्रेमचंद अग्रवाल ने तीर्थयात्रियों से मां यमुना को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील की है। जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहे हैं, ये वो दिव्य स्थल है जहाँ यमुना प्रकट हुई थी और उसी को हम पवित्र करेंगे तो निश्चित रूप से वो श्रद्धा तो आपकी हो सकती है लेकिन उसका भाव बदल जाएगा। तो इसलिए मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, सफाई रखें, गंदगी ना करें। प्रेमचंद अग्रवाल को आप सुन रहे थे। अब आइए आगे बढ़ते बताते हैं आपको बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां वो आज से 19 जून तक भव्य कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। इसके बाद खाक चौक आश्रम पहुंचकर भगवान बजरंगबली की विशेष पूजा अर्चना की है। ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों से आदि कैलाश यात्रा अब की जा सकेगी। दरअसल बीते दिनों स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से सिर्फ स्थानीय गाड़ियां जो हैं इस रूट पर चल रही थी, लेकिन अब देश भर की गाड़ियां इस रूट पर जा सकती हैं। अगर किसी गाड़ी को रोका गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि तीर्थयात्रियों से अवैध तरीके से हो रही वसूली को रोकने के लिए भी एक टीम का गठन किया गया है। डीएम ने साफ कर दिया है कि तीर्थयात्रियों से शुल्क लिया जाएगा। के लिए सारी गाड़ियां, सारी टैक्सी गाड़ियों को जो उनके पास ऑल इंडिया परमिट है उनको भी अलाउ है और सभी को अलाउ है। तो जैसा कि कुछ संज्ञान में आ रहा है कि लोकल्स के द्वारा वहां पर अवैध वसूली की जा रही है, तो इसके लिए एक मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसमें ARTO और SDM साहब ने भी मीटिंग ली थी। और अगर इस तरह की घटना कोई संज्ञान में आती है तो हम लोग उसके अगेंस्ट कड़े एक्शन लेंगे। कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मालन नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया है। ऋतु खंडूरी ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बता दें आपको, मालन पुल बरसात में बाढ़ के चलते टूट गया था, जिसके बाद पुल को दोबारा से इसकी मरम्मत की गई, इसको बनाया जा रहा है। कोटद्वार विधायक ने निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करते हुए PWD अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिसंबर महीने के आखिर तक पुल को यातायात के लिए सुचारू करने के भी निर्देश दिए। देखिए, मैंने उनको डेडलाइन दी हुई है और उस वक्त तक काम होना चाहिए। और लेट लतीफ़ी की बात हो रही है, लेकिन टेक्निकल काम है, सिस्टम से होता है, तरीके से होता है, इसलिए हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उनका दिसंबर 24 डेडलाइन है एंड आई एम होपिंग कि उस समय तक बन जाएगा। 100 साल के लंबे इंतजार के बाद जौनसार बावर के आराध्य देव चालदा महाराज अपनी प्रवास यात्रा पर दोहा गांव पहुंचे। इससे पहले महाराज घड़ता गांव में थे, जहां से तकरीबन 20,000 लोगों के साथ महाराज की पालकी देव चिन्ह दोहा गांव पहुंची। महाराज की पालकी के गांव में पहुंचते ही चालदा महाराज के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चालदा महाराज 2 साल तक दोहा गांव में प्रवास पर रहेंगे। और विशेष रूप से हमारे खत शैली वालों के लिए कि 100 साल बाद चालदा मासू महाराज हमारे खत में पधार रहे हैं और हम लोग इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस दिव्य और भव्य प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि सबके प्रयास से
जितने हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, खत शैली के कर्मचारी और खत शैली सेवा समिति, सबके प्रयास से ये सफल होगा, ऐसी हमको पूरी आशा है। प्रवास यात्रा ये 2 साल से महाराज घंटा गांव में थे, बनगांव में, और घंटा गांव से आज उन्होंने प्रस्थान किया। और दोहा जो खत शैली का जो गांव है, यहाँ पे भी लगभग 2 वर्ष महाराज यहाँ पे स्थापित रहेंगे। और 2 वर्ष बाद वो इसके बाद आपके जो आगे उनके प्रस्थान है, वो आगे के लिए प्रस्थान करेंगे 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद जो महाराज का प्रस्थान है वो आपका खतपुर में होने वाला है।